नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए आज से भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान। कानून के लाभों के बारे में दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका और पेरू की 11 दिवसीय यात्रा पर रवाना। IMF और विश्व बैंक की बैठकों में लेंगी हिस्सा। रूस ने ईस्टर के मौके पर यूक्रेन में आज मध्य रात्रि तक युद्ध विराम की घोषणा की, तो वहीं यूक्रेन ने रूस पर लगाया युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने का निर्देश। अस्तित्व के लिए जीत तक लड़ते रहने की जताई प्रतिबद्धता। और IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब से होगी बेंगलुरु की भिड़ंत, तो शाम को चेन्नई के सामने होगी मुंबई की चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा देश भर में वक्फ संशोधन के लाभों को समझाने के लिए आज से जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य अफवाहों को स्पष्ट करना और ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास करेगी। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है, जिसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे और जब से वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और कानून बन गया है, तब से पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में हिंसा भी हुई है।
और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अप्रैल से अमेरिका और पेरू की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमेरिका की यात्रा के क्रम में 20 से 25 अप्रैल तक सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और वहां बसे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। 26 से 30 अप्रैल 2025 तक पेरू की अपनी पहली यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी और दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालेंगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वैंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वहां ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा और इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वैंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वैंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है और इससे पहले 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हादसे में मृतकों और घायलों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में इमारत ढहने से हुई मौतों से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र और का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के बलांगीर स्थित ओवो फार्म अंडा प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया और उसका दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बलांगीर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल्पना किए गए आकांक्षापूर्ण जिलों में से एक है। ये परियोजना राज्य के युवाओं के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगी। बलांगीर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्पना किया गया एस्पिरेशनल जिलों में एक है। एक प्रोसेसिंग प्लांट जैसे एक अत्यंत हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट इस जिले में लगाए, जिसकी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में भेजने के प्लान कर रहे हैं। एक भी ग्लोबल मार्केट में भेज रहे हैं। देश की सभी इलाका में ओवो एक फार्म की एक जाता है और आगे चल के उसकी जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, फ्रोजन एग हो, लिक्विड एग हो या एग पाउडर हो, और इसकी जिसकी ग्लोबल मार्केट है, मैं मानता हूं बलांगीर जैसे एस्पिरेशनल जिले की प्रोडक्ट, इस प्रोजेक्ट
इस जिले के नौजवानों के अंदर, इस राज्य के नौजवानों के अंदर एक उदाहरण करके काम करेगा। और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो की प्रशंसा की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और बीएसएफ ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो काम किया है इसमें उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म ग्राउंड जीरो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उस दौर की कहानी है जब बीएसएफ ने देश की रक्षा के लिए आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक बीएसएफ अफसर की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत ही अच्छी बनी है और बीएसएफ के लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में जो काम किया है उसका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। माय ग्रीटिंग्स टू ऑल द फिल्म मेकर्स। और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भवेश चंद्र रॉय की हत्या पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में एक हिंदू नेता के साथ हिंसक बर्ताव करना बेहद दुखद है। उनका अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बाकी अल्पसंख्यक भयभीत हो जाएं। हिंदू लीडर थे मिस्टर रॉय, उनको किस तरह से पहले किडनैप किया गया और फिर बहुत बुरी तरह से पीट कर मार दिया गया। तो ये जो लीडरशिप जो है, हिंदू लीडरशिप है या जो माइनॉरिटीज़ का जो लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके जब लीडर को ही इस तरह से किसी को कैद में रख दिया जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है, ये जानबूझ के कर रहे हैं उनको टारगेट कि वो जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो एकदम डर जाएं और वो जो भी चाहते हैं उसके सामने वो लोग अपने आप को सबमिट कर दें। तो ये बहुत ही दुखद है और पूरे विश्व को उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ही दुखनीय है। और रांची में लोगों ने पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो देखा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने नामकुम के आर्मी ग्राउंड में अद्भुत और अविस्मरणीय एयर शो पेश किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत कई खास और आम लोग इसके गवाह बने। रांची में शनिवार का दिन लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस एयर शो के दौरान युद्धक विमानों ने अद्भुत करतब दिखाते हुए आकाश को तिरंगे से रंग दिया। इस एयर शो में शौर्य, अनुशासन और समन्वय को देख सभी अचंभित नजर आए। विमानों ने 5 मीटर की दूरी बनाते हुए आसमान में तरह तरह की आकृतियां बनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत खास और आम सभी ऐतिहासिक एयर शो के गवाह बने। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में देशभक्ति की भावना को संबल मिलता है, साथ ही वे नजदीक से जवानों के शौर्य और पराक्रम को देख पाते हैं। हैरत अंगेज जितना शो था, अद्भुत था, किंतु यह शो इसलिए किया कि हमारे जो जनरेशन आने वाली, हमारा जो आने वाला भारत है, आने वाला झारखंड है, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज के रूप के अपना लाइफ बनाया, वो आकर्षण था, वो भी भारतीय फौज का हिस्सा बने। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। युवाओं ने एयर शो के आयोजन की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया। बहुत ही प्रेरित हैं और ये शो हमारे लिए बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही मोटिवेटिंग रहा। हम लोग एयर शो देखे थे, बहुत बढ़िया लगा, हमें मोटिवेशन मिला एयरफोर्स ज्वाइन करने का। भारत माता की जय। एयर शो के दौरान स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बना और वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। भविष्य के सपने संजोए एयर शो देखने आई एक छात्रा ने बताया कि वो पायलट बनना चाहती है। जब हम लोग के पास से क्रॉस कर रहा था तो देख के बहुत अच्छा लगा। सोच रहे पायलट बनेंगे आगे जाके। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम देश के 72 शहरों के अलावा विदेशों में भी इस प्रकार का एयर शो कर चुकी है। वायुसेना की इस टीम का एयर शो रविवार को भी है, जो रांची और आसपास के लोगों के लिए सुपर संडे की तरह होगा।
डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। और बुलेटिन में हम यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वेव समिट में कॉक्स प्ले चैंपियनशिप 2025 में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक हिस्सा लेते दिखाई देंगे। मुंबई में कॉक्स प्ले के लिए वाइल्ड कार्ड शो डाउन आयोजित किया गया था और शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेस की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर। और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ। एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई।
और मुंबई में 1 से 4 मई तक पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत इस प्रतियोगिता के लिए चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ खेलों में से एक साइलेंस किल्स भी है। इस गेम के निर्माता कोलकाता के अवस बिस्वास और उनकी टीम एब्सर्ड सॉफ्टवेयर है। अवस बिस्वास ने वेव्स में भाग लेने पर अपने अनुभवों को दूरदर्शन के साथ साझा किया। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया इवेंट और समिट ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे सिर्फ गेमिंग नहीं, वहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है, एनिमेशन रिलेटेड, मूवी रिलेटेड। सो इतने सारे एंथुजियास्टिक पीपल से हमें मिलने का मौका मिलेगा, कनेक्ट कर पाएंगे। और स्पेशली मेरे जैसे और भी 20 लोग होंगे जिनको मेरे ही फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि मैंने देखा है एक कमरे में बैठ के तो मैं गेम बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं इसको लेके जाता हूँ 4 लोगों के सामने, तब मुश्किल होता है कि आप समझा पाए कि इस गेम का इम्पैक्ट क्या है, चाहे वो सोशल लाइफ में हो या किसी के एन्जॉयमेंट में हो। जब आप ऐसे ही और 4 लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन और आसिफा इंडिया के सहयोग से वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है। इनमें मेरठ के मोहित शर्मा भी शामिल हैं। मोहित ने फाइनलिस्ट में नाम आने पर दूरदर्शन के साथ अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे वेव समिट के तहत कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में अंतिम प्रतिभागियों में स्थान दिया गया है। मैंने और मेरे साथी कलाकार आयुष कुमार ने मिलकर स्काई फॉल टू सैक्रिफाइस एक कॉमिक बनाई है। वेव समिट एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके तहत नए और पुराने कलाकारों को अपनी प्रतिभा देश और दुनिया को दिखाने का मौका मिलता है। वेव समिट के में ना सिर्फ हमें साथी कलाकारों का काम देखने को मिलेगा, साथ ही हम अपने अन्य काम और साथ ही आगे आने वाली जो हमारी योजनाएं हैं उन पे हम बात कर सकेंगे। और आज ईस्टर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है और इसीलिए इसे ईस्टर संडे भी कहा जाता है। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोग प्रभु यीशु की उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्योहार है, जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की है। ये युद्ध विराम रूसी समय अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजराइल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब सामने आया है कि जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजराइल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की मांग की थी। गौरतलब है कि हमास ने वर्ष 2023 में इजराइल पर हमला किया था। मार्च में इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता विफल होने के बाद 18 मार्च को फिर से हमला शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के समक्ष कलारी पयट्टू, योग और मलखम का प्रदर्शन भी किया गया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और डीडी न्यूज के संवाददाता विकास सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ में भाग लेने आए खिलाड़ियों से खास बातचीत की। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की। ढेर सारे प्रतिभागी छात्र इसमें आए हैं, युवा आए हैं। निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा निकलेगी और इस तरीके के आयोजन से युवाओं को एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। इस तरीके के कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण होते हैं? ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह के इवेंट लगातार होने चाहिए। कैसा लग रहा है ऐसे? अच्छा लग रहा है, असल खेल में भाग लेके अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले एक समय था कि बच्चे को माँ बाप रोकते थे, अब लगता है मम्मी पापा नहीं रोकते हैं खेलने से? नहीं सर, अब सर पढ़ाई में भी जितना फोकस है तो उससे ज़्यादा इसमें हम लोग को सपोर्ट इसमें मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को खेल के बारे में जितना भी कोचेस वगैरह जो जानकारी देते हैं और ऐसे महाकुंभ अगर होते रहेंगे तो खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ेगा, उनको नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और ऊंचाइयों तक बच्चे जा पाएंगे। सांसद खेल महाकुंभ को कराने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ें, खेल को बहुत कायदे से आगे बढ़ाएं और बच्चों को उस तरह की सुविधाएं प्रदान करें, तब जाके खेल आगे बढ़ेगा। लड़कियों को भी प्रोत्साहित हो रही हैं लड़कियां भी देख देख के, और ऐसे ही अगर अच्छे ऐसे ही उत्सव होते रहेंगे तो बच्चों को और खेल के लिए लड़कियों को भी अच्छे से प्रोत्साहित होंगी। खेल जीवन में अनुशासन सिखाते हैं, टीम भावना सिखाते हैं और खेल महाकुंभ जैसे आयोजन से तमाम सारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया अवसर भी मिलेगा। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।